अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फ़ोटोशॉप। तो अब से हम फ़ोटोशॉप के अंदर वर्किंग सीखेंगे कि किस तरीके से फ़ोटोशॉप वर्क करता है। तो सबसे पहले आप देखो तो बेसिकली इंटरफ़ेस जो है इसका ऑलमोस्ट इलस्ट्रेटर के जैसा ही है। सामने आपके पास टैब्स आ रहे हैं जो कि फ़ाइल एडिट वगैरह आ रहा है। यहाँ पे होम है और पिछले आपके कुछ जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो शो हो रहे हैं। तो अ, हम उसी तरीके से जैसे इलस्ट्रेटर में काम करते थे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से एक टैब खुल जाता है। अब इस टैब के अंदर आप देखो, जो मेरे पास प्रीसेट्स मैंने सेव किए होंगे, वो इधर शो हो रहे होंगे इस वक़्त, क्योंकि मैंने चेंज किया कंप्यूटर, तो एज़ सच कोई भी प्रीसेट अभी सेव नहीं है। फ़ोटोज़ में आता हूँ तो फ़ोटो साइज़ेज़ वो मुझे दे देता है, जो नॉर्मली पीपल यूज़ करते हैं, वो स्टैंडर्ड है। प्रिंट के इसी तरीके से, जिस तरीके से इलस्ट्रेटर में हमारे पास डिफरेंट साइज़ेज़ अवेलेबल होते हैं, जो भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो इस तरीके से। अब फ़ोटोशॉप में हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट और चीज़ बनाएँगे, जो भी हम आर्टबोर्ड इस वक़्त ले लेंगे, वो आर्टबोर्ड फिक्स्ड होगा। यानी कि उसके अंदर हम पिक्सेल्स बाद में चेंज करेंगे तो वो उस तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं होंगे जैसे कि इस स्टेज पे हम कर सकते हैं। तो फ़ोटोशॉप में ज़रूरी है कि आप जो भी आर्टवर्क बनाने वाले हो, उसका साइज़ आपको ऑलरेडी पता हो। इलस्ट्रेटर में क्योंकि वो वेक्टर बेस्ड है, तो उसमें ये होता है कि आप जो भी चीज़ बनाते हो बाद में रीसाइज़ कर सकते हो, उसका साइज़ चेंज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अभी हम फ़ोटोशॉप में काम कर रहे हैं, तो फ़ोटोशॉप में हमें साइज़ ऑलरेडी बताना होता है, और इसका साइज़ अगर मैं कम रख के बाद में इंक्रीज़ करने का सोचूँगा, तो वो उस तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जो वी कैन डू दैट, बट उस तरीके से वो अ, हमारे पास कह लो कि मार्जिन नहीं होगा उसका साइज़ चेंज करने का, जिस तरीके से इलस्ट्रेटर में होता है। तो इस तरीके से, इस वजह से हमें फ़ोटोशॉप के अंदर इसका साइज़ ऑलरेडी डिफ़ाइन करना होगा। तो मैं अभी प्रिंट में जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने जो चीज़ बनानी है वो A4 साइज़ में ठीक आ जाएगी, तो आई सेलेक्ट द A4 साइज़। अब यहाँ पे आप देखो, तो इस प्रीसेट को मैं नाम भी दे सकता हूँ, ठीक है? इसका नाम अगर मैं देना चाहूँ, इधर जो भी मैं नाम दूँगा, वो बेसिकली प्रोजेक्ट का नेम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट में भी, ठीक है? इसके बाद हमारे पास देखो, ये जो विड्थ और हाइट आ रही है मिलीमीटर्स के अंदर आ रही है, ठीक है? क्योंकि प्रिंट में यूज़ होना है तो मिलीमीटर में हम इसको रख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमने नोट करनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट सी है। वो ये है कि जब भी हम प्रिंटिंग कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, तो नॉर्मली हम जब भी काम करते हैं उसको आरजीबी के बजाय हम सीएमवाईके मोड में करते हैं। सीएमवाईके मोड और आरजीबी में डिफ़रेंस ये है कि आरजीबी बेसिकली कलर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कोई लोगो बनाना है जो कि किसी वेबसाइट पे लगना है, तो आई वुड प्रेफ़र टू मेक इट इन आरजीबी, ताकि वो वेबसाइट पे लग जाए और ऑनलाइन जहाँ-जहाँ पे लगना है वो लग सकता है, ठीक है? लेकिन जब मैंने प्रिंटिंग करनी होगी, तो आई नीड सीएमवाईके कलर्स, बिकॉज़ जब भी प्रिंटिंग होती है वो 4 कलर से मिलके बन रही होती है, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। के इज़ फॉर ब्लैक। तो ये 4 कलर से मिलके हमारे कलर्स बन रहे होते हैं। तो आप अगर प्रिंटिंग के लिए स्पेसिफिकली चीज़ बना रहे हो, तो उसको सीएमवाईके मोड में रखोगे, क्योंकि अभी के लिए मैं इसको एज़ अ इमेज यूज़ करूँगा, सिर्फ़ सोशल मीडिया पे यूज़ करना है या मैंने ऑनलाइन यूज़ करना है, तो मैं इसको आरजीबी में कर सकता हूँ यूज़। तो इस तरीके से देखो, आप आरजीबी, ग्रे स्केल, लैप कलर्स डिफरेंट होते हैं आपके पास मोड्स। ग्रे स्केल में ग्रे हो जाता है, बिटमैप भी एक स्टैंडर्ड है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं आरजीबी पे रख रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हो। इसको लैंडस्केप में ले जा सकते हो, या फिर आप कह लो कि पोर्ट्रेट में लेके जा सकते हो। विड्थ और हाइट आपके पास है, इधर अपनी मर्ज़ी से भी विड्थ हाइट दे सकते हो। तो अभी क्योंकि मैंने A4 सेलेक्ट किया है, तो उसने A4 की विड्थ एंड हाइट इधर कर दी है। अब यहाँ पे आर्टबोर्ड्स का मार्क आ रहा है। अब आपको पता है कि इलस्ट्रेटर के अंदर हम आर्टबोर्ड्स मल्टीपल बना सकते हैं। वहाँ पे अगर हम एक चीज़ बना ली हमने, उसको डिफरेंट हम आर्टबोर्ड्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर जो फ़ोटोशॉप है बेसिकली, वो ऑन द गो हमें आर्टबोर्ड की ऑप्शन नहीं देता। अगर मैं चाहता हूँ कि आर्टबोर्ड की ऑप्शन हो मेरे पास, यानी कि मैं मल्टीपल आर्टबोर्ड बना सकूँ, तो मैं इस पे चेक कर दूँगा। अब यहाँ पे एक और डिफ़रेंस भी आ जाता है, अगर मैं आर्टबोर्ड पे क्लिक नहीं करता, तो फ़ोटोशॉप सिर्फ़ जहाँ पे हमारा आर्टबोर्ड होगा, यानी कि A4 साइज़ जो होगा, सिर्फ़ उस पे मुझे काम करने देगा, उसकी साइडों पे कोई चीज़ प्लेस नहीं करने देगा। हाँ, अगर मैं करूँगा तो मेबी इट वुड कन्वर्ट इट इनटू आर्टबोर्ड, इसमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन नॉर्मली वो मुझे ऑब्जेक्ट को, जो भी मेरी उस पेज से बाहर होगी, वो उसको डिसेबल कर देगा, यानी कि वो नज़र नहीं आएँगे मुझे। इलस्ट्रेटर में अलबत्ता ये होता है कि जब भी आर्टबोर्ड के ऊपर आप काम कर रहे होते हो, तो वो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है, लेकिन अगर आप साइड पे कोई चीज़ प्लेस करते हो, तो वो भी आपको नज़र आ रही होती है।
तो इट्स ईज़ियर टू वर्क, आप अपना मूड बोर्ड साइड पे बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो आपने मूड बोर्ड भी बनाना है और अपने ऑब्जेक्ट साइडों पे रखने हैं, देखने के लिए कि आप क्या बना रहे हो, तो आप ये इसको आर्टबोर्ड पे चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं भी चेक नहीं कर रहा ताकि आपको पता चल जाए डिफ़रेंस कि बेसिकली फ़ोटोशॉप में मेनली डिफ़रेंस क्या है इलस्ट्रेटर के बनिस्बत। आपको इलस्ट्रेटर बेसिकली आता है तो दैट मीन्स कि आप थोड़ा-सा इसमें ईज़िली फ्लो इन कर सकते हो। आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने इसका प्रोजेक्ट का नेम दे दिया, यहाँ पे हमारे पास साइज़ेस डिफ़ाइन हो गए, रेज़ोल्यूशन 300 पिक्सल है। इसको क्योंकि मैं करने लगा हूँ वेब के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसे 300 पे नहीं रखता, मैं इसे 72 पे रख लेता हूँ, जस्ट फॉर ताकि मेरी स्पेस कम यूज़ हो, ठीक है? पर इंच है यहाँ पे, रेज़ोल्यूशन 300 डीपीआई बेसिकली होती है, तो प्रिंटिंग के लिए हम 300 यूज़ करते हैं और 1 टू 150 भी यूज़ कर सकते हो, कम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली 300 डीपीआई यूज़ होती है रेज़ोल्यूशन और 72 वेब के लिए यूज़ होती है। तो मैंने इसको इस तरीके से किया और मैं जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूँगा, हाँ, एक चीज़ यहाँ पे नोट करो आप, यहाँ पे जो हमारे पास बैकग्राउंड कंटेंट है, बेसिकली आर्टबोर्ड का कलर है, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा आर्टबोर्ड व्हाइट कलर का हो, ब्लैक कलर का हो, ट्रांसपेरेंट हो, किस तरह का हो। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अभी के लिए मैंने इसे क्रिएट पे जैसे ही क्लिक किया, उसने मुझे एक आर्टबोर्ड दे दिया। ठीक है, अब आर्टबोर्ड यहाँ पे बन तो गया। ओके, सो आर्टबोर्ड यहाँ पे बन गया है, लेकिन ऐसा जिस पे कुछ भी मौजूद नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे हम किस तरीके से ला सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेटर में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और चीज़ें आती हैं, उसी तरीके से इसमें भी चीज़ें लेके आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इंटरफ़ेस देख लेते हैं कि इसमें और बाकी इंटरफ़ेसेस में डिफरेंस क्या है। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास सामने जो पैनल है सबसे पहला टॉप वाला, वो तो वही पैनल है जिसमें फ़ाइल, एडिट, अनडू वगैरह जहाँ से आप करते हो वो चीज़ें आ गई सारी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आइकन्स जिस तरह इलस्ट्रेटर में होते हैं, जिनसे आप टूल्स हैं बेसिकली हमारे, जिनसे हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, या हर यहाँ पे जो भी मैं टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके रिलेटेड उसके नीचे ऑप्शंस आ जाती हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से। और इधर हमारे पास स्वॉचेस और कलर कह लो कि सिलेक्शन टूल आ गया है। यहाँ पे स्वॉचेस है हमारे पास, इस वक्त ग्रे स्केल में आ रही है। ठीक है, ग्रेडियंट्स हमारे पास अगर हम बनाना चाहेंगे तो आ सकते हैं, और पैटर्न्स हैं ग्रेडियंट्स, इसी तरीके से इसमें ऑलरेडी डिफाइंड ग्रेडियंट्स है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल सा उसी तरीके से पैटर्न है जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे थोड़े से टूल्स हैं जो कि हिस्ट्री डिफाइन कर रहे होते हैं। आप जो भी परफॉर्म करते हो चीज़ें, वो आप इधर से वापस जा सकते हो उसमें। हमारे पास बेसिकली कमेंट का ही इसको आप इग्नोर कभी कर सकते हो। ये हमारे पास ब्रशेस पैनल है जिसमें हम ब्रशेस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट टूल आ गया है और हमारे पास पैराग्राफ है। तो बेसिकली ये हमारे पास टूल्स हैं जो कि इस तरीके से डिफाइन हो रहे होते हैं। अगर आपके पास ये इस तरीके से शो ना हो रहा हो, आपके पास आपका जो बेसिक कैनवस है वो डिफरेंट आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, जिस तरह हम इलस्ट्रेटर में करते थे बेसिकली विंडोज़, वर्कस्पेस और यहाँ पे एसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे क्लिक हुआ है, तो आपने एसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से इसमें 3D पे जाओगे तो वो 3D में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से वर्कस्पेस में जाओ, ग्राफिक्स एंड वेब, तो उसने उसी तरीके से ऑप्शंस और टूल्स हमारे चेंज कर दिए हैं जो वेब्स एंड ग्राफिक्स में यूज़ होते हैं। तो अभी के लिए हम इसको डिफ़ॉल्ट पे रख लेते हैं, एसेंशियल डिफ़ॉल्ट, और ये डिफ़ॉल्ट में चला गया। सिलेक्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, सिलेक्शन टूल, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ गई, एडजस्टमेंट्स आ गई और लाइब्रेरीज़। इनको हम बारी-बारी देखते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ़ ये चीज़ देखो कि हमारे पास लेयर्स का टैब भी यहाँ पे मौजूद है। इलस्ट्रेटर में भी लेयर्स का टैब होता है, बट यहाँ पे फ़ोटोशॉप में बहुत ज़रूरी है लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अभी हम इस पे बात करते हैं। बेसिक आपने अब देख लिया कि इस तरीके से हमारा इंटरफ़ेस काम कर रहा होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इम्पोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं इमेज। एक तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ से ड्रैग करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन ये तरीका करना इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंट मेथड, क्योंकि इस तरह अगर आप करते हो तो आप देखो हमारा इमेज इससे बाहर नहीं निकला, क्योंकि हमारे इमेज का साइज़ बड़ा था इस चीज़ से, तो उसकी रेज़ोल्यूशन ख़राब हो सकती है। तो बेटर मेथड ऑफ डूइंग दिस इज़, आप यहाँ से पकड़ो इमेज, यहाँ पे एक नए टैब के अंदर खोल लो। जैसे ही आप नए टैब में खोलोगे तो वो अपने फुल रेज़ोल्यूशन साइज़ में आएगी। यहाँ से फिर इसको पकड़ो, क्लिक करके रखो और यहाँ लेके जाओ और ड्रैग कर दो। अब आप देखो, जो भी साइज़ था उसका ओरिजिनल वो आएगा। चाहे वो छोटा था या उतना था, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन दिस इज़ द एफिशिएंट मेथड कि आप यहाँ से पकड़ के एक नए टैब से इमेज को लेके आओ। ठीक है? तो इस तरीके से आपने इमेज को इम्पोर्ट करना है हमेशा, एक नए टैब में खोल के उधर से वापस लाना है।
अब इस टैब को मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे उसी तरीके से जैसे हम सिलेक्शन करके चीज़ें मूव कर सकते थे, इसी तरीके से सिलेक्शन करके मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट का मतलब है जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिकली उस पे क्लिक हो जाएगा। अब आप यहाँ लेयर्स में देखो, मैं पीछे क्लिक कर रहा हूँ तो उसने सिलेक्शन ख़त्म कर दी। क्यों? क्योंकि ये हमारी लेयर लॉक हुई हुई है इस टाइम। अगर मैं ऑटो सेलेक्ट इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारी लेयर सेलेक्ट हो जाती है। मैं इधर 2-3 और ऑब्जेक्ट्स डाल देता हूँ ताकि हमें सिलेक्शन में आसानी हो और हमें अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा हो। ओके, सो आप देखो यहाँ पे ये एक इमेज को मैंने इधर इंपोर्ट किया। इसको जब मैं ड्रैग इधर कर रहा हूँ, ड्रैग इधर ड्रॉप करूँगा तो आप देखो कि हमारा इमेज जो है क्योंकि बहुत हाई रेज़ोल्यूशन का था, तो इस तरीके से हमारे पास फुल इधर इमेज नहीं आ रहा बल्कि उसका कुछ पार्ट शो हो रहा है। तो अगर मैं इस तरीके से नहीं करूँगा, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप इधर करूँगा तो हमारा इमेज जो होगा वो इस बाउंड्रीज़ के अंदर सिर्फ शो होगा, तो उसकी रेज़ोल्यूशन ख़राब होगी। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो है फ़ोटोशॉप वो पिक्सेल बेस्ड काम कर रहा होता है। दैट मीन्स कि जब मैं इसे ज़ूम करूँगा तो हमारे देखो ये बॉक्सेस बने आ रहे हैं, जबकि इलस्ट्रेटर में इस तरह का बॉक्सेस वाला सीन नहीं होता। तो क्योंकि इलस्ट्रेटर में बॉक्सेस नहीं होते, हमारे पास पिक्सेल बेस्ड काम नहीं हो रहा होता, तो आप उसको जितना मर्ज़ी चाहो ज़ूम कर सकते हो। जबकि क्योंकि हमारा जो फ़ोटोशॉप है वो पिक्सेल बेस्ड काम कर रहा होता है, तो इसमें आपके पास इस तरीके से कलर फिल हुए होते हैं पिक्सेल्स के अंदर और उनकी वजह से इमेज बन रहा होता है। तो इस तरीके से हम इसी वजह से हम इसमें जो होता है रेज़ोल्यूशन पहले से डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि हमारे पास बाद में अगर हम उसको चेंज करना पड़े, तो हम उससे कम साइज़ में कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा में नहीं कर सकते। तो वो चीज़ हमने पहले से डिसाइड करनी होती है कि हम किस रेज़ोल्यूशन में काम करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने एक इमेज यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। इसको अब रीसाइज़ करना है मैंने, इसको मैं पहले क्लोज़ कर लेता हूँ। अब रीसाइज़ करना है तो यहाँ पे देखो ट्रांसफ़ॉर्म कंट्रोल्स का ऑप्शन आ रहा है। ये नए वाले जो है इसमें स्विच होगा। पहले इस पे टिक मैंने कर लिया, ठीक है? जैसे ही मैं टिक करता हूँ, तो अब मैं ऑब्जेक्ट को जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफ़ॉर्म कंट्रोल्स शो हो रहा होगा, इस तरीके से। तो इसको मैं कंट्रोल करके छोटा कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर आपके पास पुराना वर्ज़न है फ़ोटोशॉप का और इस पे आपके ट्रांसफ़ॉर्म कंट्रोल इस तरीके से शो नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल एंड टी। कंट्रोल एंड टी जैसे ही प्रेस करोगे आप, तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। मैं यहाँ पे की बाइंडिंग्स ऑन कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपने कीज़ ऑन कर लिए। अब जैसे मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ, तो आप देखो हमारे पास ये इस तरीके से अम, जो है हमारे पास गिज़मोज़ शो हो जाते हैं। ट्रांसफ़ॉर्म की ऑप्शंस हमारे पास अपीयर हो रही है। तो इधर से मैं उसको डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अच्छा, नए वर्ज़न जो है हमारे पास फ़ोटोशॉप उसके अंदर ऑटोमैटिकली हमारे पास शिफ्ट प्रेस हुआ होता है। जैसे कि हम शिफ्ट प्रेस करके इलस्ट्रेटर के अंदर ऑब्जेक्ट को बड़ा और छोटा करते थे ताकि उसकी प्रोपोर्शन सेम रहे। तो फ़ोटोशॉप में ये ऑलरेडी इनेबल्ड होता है, या आप इसे प्रॉपर्टीज़ में जाके डिसेबल कर सकते हो। बट फॉर नाउ हम इसको इनेबल ही रहने देते हैं और इसी तरीके से काम करते हैं। अगर मैं शिफ्ट दबाऊँगा इधर, तो हमारे पास जो प्रोपोर्शन है वो चेंज होने लग जाएगी, ये आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करूँगा तो हमारे पास प्रोपोर्शन बिल्कुल सही रहेगी। तो यहाँ जो मैं सिखाने वाला था बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहा था कि हमारे पास क्योंकि ऑटो सिलेक्शन ऑन है तो उस वजह से जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो लेयर 1 सिलेक्ट हुई हुई है, इस पे क्लिक करूँगा तो ये वाली लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऑटो सेलेक्ट ऑन यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, तो इस तरीके से काम होगा। अगर ऑटो सेलेक्ट ऑफ होगा तो मैं कहीं पे भी क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को हिला सकता हूँ क्योंकि वो लेयर को हमेशा उधर ही सिलेक्शन रखेगा जहाँ पे मेरी ऑलरेडी सिलेक्ट होगी। अगर मुझे नई सिलेक्ट दूसरी सेलेक्ट करनी होगी लेयर तो मैं उस पर क्लिक भी करूँगा तो सिलेक्ट नहीं होगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा के उस पर सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ तो वो दूसरी लेयर को सिलेक्ट कर देता है और फिर उसको मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ऑटो पे रखना चाहते हो ऑटो पे रख लो, वट एवर सूट्स यू। ठीक है, तो अभी के लिए हम ऑटो पे रखते हैं। कंट्रोल डी दबाता हूँ, मैं इसको छोटा करता हूँ और इधर से इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। एंटर दबाऊंगा तो ये ट्रांसफॉर्म ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर एंटर ना दबाओ, आप यहाँ से टिक पे क्लिक करोगे तो वो ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर देगा। तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करो कि अब जो हमारे पास सिलेक्शन हो रही है और जैसे ही मैं कोई नया ऑब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, वो एक नई लेयर के अंदर बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से शेप बनाता हूँ, ये इस लाइन के अंदर आप क्लिक करके रखते हो तो यहाँ पे हमारे पास शेप्स आ जाती हैं। जब मैं शेप पे क्लिक करता हूँ
और मैं शेप बनाऊँगा, तो आप देखो यहाँ पे इसने एक नया रेक्टेंगल बना दिया है और वो नई लेयर के अंदर बना है। अब यहाँ पे लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि इलस्ट्रेटर के अंदर हमें लेयर्स की ज़रूरत एज़ सच नहीं होती। हम उस पे काम कर सकते हैं जितना मर्ज़ी करना चाहें। जबकि फ़ोटोशॉप में जब मैं कोई भी काम परफ़ॉर्म करूँगा, जिस लेयर पे सिलेक्ट होगा, उसी लेयर पे काम हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस इमेज पे जाके इरेज़र टूल लेता हूँ या ब्रश टूल, ये बी से ब्रश टूल आता है, ब्रश टूल लूँगा और इस पे काम शुरू कर दूँगा। आप देखो कि हमारी जो मेन लेयर है, उसी के ऊपर ही काम हो रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास एक ही लेयर पे काम हो रहा होता है। तो ये क्योंकि डिस्ट्रक्टिव काम है, ये डिस्ट्रक्टिव मेथड है, इस वजह से हमारे पास जो भी मैं काम कर रहा हूँगा, उसी लेयर पे हो रहा होगा, जो मैंने सेलेक्ट की होगी। जबकि इलस्ट्रेटर के अंदर नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है। ठीक है? तो अभी हमने सिलेक्शन देख ली यहाँ से, इसे मैं कंट्रोल ज़ी करता हूँ। उसी तरीके से इलस्ट्रेटर में जैसे करते हो आप, कंट्रोल ज़ी करते गए तो आपकी एडिट जो होगी वो हमारे पास अंडू हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई। उसी तरीके से जैसे स्पेस दबा के आप मूव करते थे आर्टबोर्ड को, उसी तरीके से आर्टबोर्ड मूव कर रहे हो आप। ठीक है? और हमारे पास जो है सिलेक्शन, इसी तरीके से सिलेक्शन है और हमारे पास ज़ूम जो टूल है ज़ेड से आता है और आप उस तरह ज़ूम कर सकते हो उसी तरीके से। तो बेसिक टूल्स हैं हमारे पास वही हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हो आप। अभी हम बाकी टूल्स को देखते हैं किस तरीके से वो काम करता है। लेकिन अभी के लिए आप इसी तरीके से देखो कि आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हो इधर और उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोट की होगी, जब भी मैं किसी चीज़ को बड़ा करता हूँ, ठीक है? वो आर्टबोर्ड से बाहर नहीं जा रही, वो आर्टबोर्ड के अंदर ही रह रही है। लाइक बाहर जो भी चीज़ आ रही है वो उसको डिसअपियर कर रहा है, यानी कि उसको यूज़ नहीं कर रहा। ये हमारे पास इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने आर्टबोर्ड पे टिक नहीं किया था। हमने कहा कि हमने सिर्फ आर्टबोर्ड पे काम करना है। लेकिन अगर मैं एक नई प्रोफ़ाइल बनाऊँ और नई प्रोफ़ाइल में आके मैं ये आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दूँ, तब आप देखोगे कि एक आर्टबोर्ड बन गया है। लेकिन यहाँ पे मैं जब ऑब्जेक्ट लेके आऊँगा यहाँ से, ठीक है? अभी के लिए ये आर्टबोर्ड मूव नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इसको मूव करना चाहूँगा, अच्छा इस सूरत में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, सिलेक्शन के अंदर आर्टबोर्ड टूल आपको नज़र आ रहा है। इधर आके आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं एक दफ़ा और यहाँ पे हम आर्टबोर्ड पे प्लस का क्लिक कर देते हैं। यानी कि हम इधर आर्टबोर्ड्स मल्टीपल बना सकते हैं। और इसके अलावा अब इसके अंदर मैं एक और काम भी कर सकता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट बाहर रखना चाहूँ तो मैं बाहर भी रख सकता हूँ। तो इसके अंदर और उसके अंदर डिफरेंस ये है, इस फाइल के अंदर डिफरेंस ये है कि मैं जब भी ऑब्जेक्ट बाहर रखने की कोशिश करूँगा वो मुझे नहीं रखने देगा। जबकि यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट बाहर रखने की कोशिश करूँगा तो ही वुड अलाउ मी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल आर्टबोर्ड्स हैं और हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम इधर अपना इस तरीके से ऑब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं बाहर। ठीक है? बाहर ले जाने के बाद इधर अपना मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से इलस्ट्रेटर में आप काम करते हो, मल्टीपल चीज़ें साइड पे रख के अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हो, रेफरेंस के लिए इमेज रखने हैं आपने, तो इस तरीके से आप रख सकते हो ईज़िली और इस पे काम कर सकते हो। तो ये हमारे पास थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास फ़ोटोशॉप काम किस तरीके से कर रहा है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि ये रास्टर बेस है, यानी कि इस पे इमेजेस आप यूज़ करते हो और इमेजेस के साथ काम करते हो, तो फिर बेटर आप वर्क कर सकते हो यहाँ पे। और जो जबकि इलस्ट्रेटर जो था वहाँ पे हम ज़्यादातर वेक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फ़ोटोशॉप की। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। फ़ोटोशॉप में हम क्या-क्या कर सकते हैं और उन पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी चीज़ों को।